Hello everyone, I am Gaginish Sharma and welcome to eScience is on the Study channel. After a long time आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस प्रोसेस को, जो कि सेल डिवीजन का एक पार्ट है। मियोसिस जो प्रोसेस होती है वो एक रिडक्शनल प्रोसेस होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडक्शनल प्रोसेस जिसमें एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसमें एक डिप्लॉयड सेल होगी, वन डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी एंड देन ये 2 सेल्स अगेन डिवाइड होगी और ये 2 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी और जो नेट रिजल्ट होगा वो 4 हैप्लॉइड सेल्स होगी। ठीक है, तो इसमें हमें 2 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। 2 टाइप की मियोसिस हमें देखने को मिलती है इस कंप्लीट साइकिल के अंदर। तो जो फर्स्ट साइकिल होती है या कंप्लीट जो साइकिल होती है उसमें प्लॉइडी चेंज होती है, कि मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलती है। तो जो प्लॉइडी है सेल की वो चेंज होती है, तो इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद में ये डबल डिवीजन को शो करता है जिसमें फर्स्ट वन है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड इज मियोसिस सेकंड। इसमें जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो एक टाइप से रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें सेल्स के जो प्लॉइडी है या डिप्लॉइड है वो नंबर हाफ हो जाते हैं। सेकंड जो मियोसिस सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें अगर सेल डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड के अंदर ही डिवाइड होगी और अगर सेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड के अंदर ही डिवाइड होगी। जैसा कि यहाँ पे सेल डिप्लॉइड थी और यहाँ पर आने के बाद में ये सेल हैप्लॉइड हो जाती है और यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये सेल हैप्लॉइड से ही डिवाइड हुई है। तो मतलब इसमें किसी भी टाइप की प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, प्लॉइड से हैप्लॉइड सेल हमें मिल रही है। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस जो सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीजन को शो करता है, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल डिवीजन को शो करेगा, बिकॉज इसमें डिप्लॉइड से हमें हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें डिप्लॉइड सेल एक होती है और उससे हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ठीक है, नेट रिजल्ट में। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट की अगर हम स्टार्टिंग करें तो मियोसिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो नॉर्मल प्रोफेज होता है, जो प्रोफेज हमें माइटोसिस प्रोसेस के अंदर देखने को मिला था, उससे ये डिफरेंट होता है। एक तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है और एक ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रोफेज था उससे ये डिफरेंट होता है और इसके भी अलग अलग सब फेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है लिप्टोटिन, सेकंड है पेचिटिन, थर्ड है जाइगोटिन, फोर्थ है लिप्टोटिन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। इन स्टेप से गुजरते हुए सेल प्रोफेज फेज फर्स्ट को कंप्लीट करती है और अनदर फेज में एंटर करती है जो कि है मेटाफेज। जब लिप्टोटिन, पेचिटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस फेजेस को ये कंप्लीट कर लेगी तब इसका प्रोफेज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद में सेल एंटर करेगी मेटाफेज फर्स्ट के अंदर, फिर एनाफेज फर्स्ट के अंदर, फिर टेलोफेज फर्स्ट के फर्स्ट में और फिर इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। इंटरकाइनेसिस स्टेज, इस स्टेज में आने के बाद में सेल खुद को प्रिपेयर करती है कि वो मियोसिस सेकंड के अंदर प्रिपेयर करे, या फिर सेल खुद को मेटाबॉलिकली या एनर्जी के अकॉर्डिंग खुद को एक्टिव करती है जिससे वो मियोसिस सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हमने मियोसिस प्रोसेस होती क्या है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है जो डिप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप का होता है। तो मियोसिस प्रोसेस होती है वो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कंप्लीट दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करके कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस की फॉर्मेशन करती है। ये डबल डिवीजन को शो करती है जिसमें फर्स्ट वन है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट है उसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है बिकॉज इससे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है बिकॉज इसमें 1 हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में मियोसिस प्रोसेस की एक खास बात है कि एक हैप्लॉइड सेल से हमें 4 सेल्स देखने को मिलती है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो प्रोफेज होता है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेजेस देखने को मिलती है, जैसे कि लिप्टोटिन, पेचिटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। अब हम इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो स्टेजेस देखने को मिलती है वो कैसे कैसे सेल्स को डिफाइन करती है, कैसे कैसे उनके स्टेजेस के अंदर या उनके डेवलपमेंट के अंदर कैसे वो इवॉल्व होती है।
तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट से। डिस्कस अबाउट प्रोफेज फर्स्ट, इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसको 5 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट वन है लिप्टोटिन, सेकंड वन इज पेचिटिन, थर्ड जाइगोटिन, फोर्थ डिप्लोटिन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें प्रोफेज फर्स्ट की। तो जो प्रोफेज होता है मियोसिस फर्स्ट का, वो नॉर्मल प्रोफेज से डिफरेंट होता है। इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट देखने को मिलता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस प्रोफेज। जो माइटोसिस प्रोसेस के अंदर हमने जो प्रोफेज को देखा था, उस प्रोफेज से ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड होता है, ज़्यादा टाइम लेता है माइटोसिस प्रोसेस के प्रोफेज से, एंड इसके अंदर कुछ अदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो रेप्लिकेशन डीएनए का होता है, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं माइटोसिस प्रोफेज के अंदर और मियोसिस प्रोफेज के अंदर। इस जो प्रोफेज है उसको 5 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो 5 सब फेजेस हैं लिप्टोटिन, पेचिटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब फेजेस हैं जिनके अंदर प्रोफेज को डिवाइड किया गया है। उसके बाद में पेप्टोनिमा एक अनदर सब फेज देखने को मिलती है कुछ केसेस के अंदर। अनदर सब फेज होती है जो 5 सब फेजेस के अलावा प्रेजेंट होती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, लेकिन ये कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलती है ड्यूरिंग डिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं लिप्टोटिन के बारे में, जो कि प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है। लिप्टोटिन के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर या फिर सेल के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूक्लियस इसके अंदर इनलार्ज हो जाता है, एंड न्यूक्लियस का जो कुछ पार्ट है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में अटैच होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इनलार्ज होता है एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में अटैच रह जाता है, और वो अटैच रहने का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अटैचमेंट प्लेट। इस अटैचमेंट प्लेट के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप है जो कि बाइलेयर होता है, कैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका एंड एक्सोकैरियोथिका, 2 टाइप की लेयर्स हमें एनवेलप हमें देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर जो न्यूक्लियर पार्ट होता है वो एक पॉइंट के साथ में अटैच रह जाता है। इस अटैचमेंट पॉइंट को हम अटैचमेंट प्लेट बोलते हैं। जहां से न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस के साथ में अटैच है उस पार्ट को बोलेंगे अटैचमेंट प्लेट, जो कि लिप्टोटिन सब फेज जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस अटैचमेंट शो करता है। जब वो शॉर्टन होने की कोशिश करते हैं प्लेट। उसके बाद में जो क्रोमेटिन की जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं कि क्रोमेटिन शॉर्टन हो जाता है, ठीक हो जाता है, एंड एक स्वेलन पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। सेंट्रोइल्स पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो पोल की तरफ मूव करते हैं और जब अपने पोल तक पहुंच जाते हैं तो एस्ट्रल रेज सीक्रेट करते हैं। इन एस्ट्रल रेज का क्या क्या होता है कि ये क्रोमोसोम के साथ में कंबाइन होते हैं, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेंट्रोइल और एस्ट्रल रेज दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन या फिर एक कह लें कि सेंट्रोइल्स एस्ट्रल रे की फॉर्मेशन करते हैं, और जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है तो वो एक एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेनली हमें फोकस किसके ऊपर करना है कि हमारे डिवीजन की ड्यूरिंग एस्टर की फॉर्मेशन जरूरी होती है, जो कि सेंट्रियोल्स एस्टर रे के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। यही एस्टर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनका डिवीजन कैसे होता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब लिप्टोटिन सब फेज स्टार्ट होती है तो सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट साइड की तरफ मूव करते हैं एंड एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद में जब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स किसी सेल के अंदर मिलते हैं तो उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर किसी सेल के अंदर हमें देखने को मिले तो उस सेल को डिप्लॉइड सेल
बोलते हैं। एंड टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब दो सेट्स या पेयर के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट सब फेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जाइगोटिन सब फेज। डिप्लोटिन से नेक्स्ट जो सब फेज होता है वो होता है जाइगोटिन। उसके बाद में आता है पैचिटिन। उसके बाद में आता है डिप्लोटिन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर रहेगा एक प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने के लिए। तो डिप्लोटिन को हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं जाइगोटिन के बारे में। जाइगोटिन में मेनली होगा क्या कि लास्ट हमने बात की थी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है कि दो क्रोमोसोम्स, मान लीजिए कि ये दो क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये शेप साइज एंड स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ में सिमिलरिटी को शो करते हैं, अगर दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में शेप साइज एंड स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी को शो करते हैं, तो इन टाइप के क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कि जो एक दूसरे के साथ में सिमिलरिटी को शो करते हो। तो जब दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में शेप साइज एंड स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी को शो करेंगे तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। और हम बात करें कि डिप्लॉइड सेल की, तो इसके अंदर हमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो जब जाइगोटिन सब फेज स्टार्ट होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ में अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ में ये अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी जो अटैचमेंट होती है वो लेटरली होती है। एक दूसरे के साथ में ये लेटरली अटैच होते हैं। ये जब लेटरली अटैच होते हैं तो इनके अटैचमेंट का रीजन क्या होता है, इनके अटैचमेंट का रीजन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्रोमोसोम की यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो मेनली क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिड से मिलके बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक क्रोमेटिड फाइबर को या एक क्रोमेटिड को यहाँ से सेपरेट किया, ठीक है। अब जो दो क्रोमेटिड्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो वहां पर न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है और इसी न्यूक्लियोप्रोटीन की वजह से वो एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, ठीक है। सेम न्यूक्लियोप्रोटीन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेटरली अटैच होते हैं। तो उनके अटैचमेंट का रीजन होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन रिलीज होता है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये उसी कंपोजिशन का होता है जो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ में अटैच करने में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन वैसा ही न्यूक्लियोप्रोटीन होगा जो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ में अटैच करने में हेल्प करेगा और यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ में अटैच करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में लेटरली अटैच होंगे और अटैच होने का रीजन क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन रिलीज होता है जो कि टू क्रोमेटिड्स को कंबाइन करने में हेल्प करता है। कैसे होगी, मान लीजिए कि मैंने इसकी एक साइड को ऐसे लाइन से ड्रॉ किया है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या जीन्स को शो करता है, ठीक है। या सेम जीन को शो करेंगे, वो दोनों साइड्स हमें जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगी, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं होगी, ठीक है। जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है सेम कैरेक्टर की, इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर सेम कैरेक्टर की अगर जीन्स प्रेजेंट हैं तो जब पेयरिंग होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अपोजिट होंगे, से बिल्कुल अपोजिट होगा। एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि सेम कैरेक्टर के जीन जिस स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रैंड एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अटैचमेंट होती है या होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब लेटरली अटैच होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस भी दो टाइप की होती है, साइनेप्सिस भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोसेंट्रिक एंड सेकंड वन इज प्रो टर्मिनल।
प्रोसेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब कि जो अटैचमेंट हुई है वो सेंटर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो अटैचमेंट होती है वो स्टार्ट होती है, इसमें अटैचमेंट स्टार्ट होती है एंड से और कंप्लीट होती है सेंट्रोमियर तक। जैसे कि यहाँ से अटैचमेंट स्टार्ट होगी और वो सेंट्रोमियर तक आएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रो टर्मिनल की, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जस्ट प्रोसेंट्रिक से अपोजिट होगा। यहाँ पर अटैचमेंट सेंट्रोमियर से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस था प्रोसेंट्रिक एंड प्रो टर्मिनल के बीच में। सिनेप्सिस दो टाइप के होते हैं, प्रोसेंट्रिक एंड प्रो टर्मिनल, जैसे कि मैंने बताया। प्रोसेंट्रिक में सेंटर की तरफ अटैचमेंट होती है एंड प्रो टर्मिनल में टर्मिनल की तरफ अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जाइगोटिन सब फेज। जब साइनेप्सिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो नेमियल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जो कि पेचिटिन सब फेज के अंदर एंटर करता है, ठीक है। इसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। 4 क्रोमेटिड्स कैसे कि एक क्रोमोसोम्स के पास में दो क्रोमेटिड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक क्रोमोसोम के पास में हमें 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं, तो 2 क्रोमोसोम्स के पास में हमें 4 क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे, ईच 2 फ्रॉम ईच क्रोमोसोम, ठीक है। जो सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड जो अपोजिट या फिर अनदर क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि इनमें जब अटैचमेंट होती है या ये दोनों जब लेटरली अटैच होते हैं तो उसमें सेम करेक्टर या सेम करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स के क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्रोमेटिड्स होंगे दोनों दोनों क्रोमेटिड्स होंगे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे जिनके करेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। बाइवेलेंट जब पेचिटिन सरफेस के अंदर एंटर करता है तो वो थिक हो जाता है और रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स है क्या, इसका क्या फंक्शनिंग होगी, अब हम ये देखते हैं। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स मेनली होता क्या है, ये एक मल्टी एंजाइम्स की कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनती है। इसमें मल्टी एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज एंडोन्यूक्लियस, सेकंड इज एक्सोन्यूक्लियस, थर्ड वन इज अनवाइंडेज एंड फोर्थ वन इज आर प्रोटीन। ये मल्टी एंजाइम्स कंबाइन होते हैं एंड रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस जो यहाँ पर क्रोमेटिड्स हैं, ये जो क्रोमेटिड है इस क्रोमेटिड में ये ब्रेकिंग का काम करेगा। इसमें जो सेगमेंट्स हैं इनको ये सेपरेट करता है, इसको क्रोमेटिड को ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस मेनली क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस मेनली मिड पार्ट है। तो जो एंडोन्यूक्लियस का काम होगा कि वो मिड पार्ट से या किसी भी पार्ट से, चाहे वो मिड पार्ट हो या टर्मिनल पार्ट हो, वहां से क्रोमेटिड के सेगमेंट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। एंड एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, टर्मिनल पार्ट से इसके सेगमेंट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस सेपरेट करेंगे क्रोमेटिड्स को सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या होगा कि जो ब्रेकिंग सेगमेंट्स है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं निकिंग। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि क्रॉसिंग ओवर या फिर वेरिएशन या फिर इवोल्यूशन हम जिसको बोलते हैं, वेरिएशन या फिर इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। निकिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो एक्सोन्यूक्लियस या फिर एंडोन्यूक्लियस ने क्रोमेटिड के जो सेगमेंट सेपरेट किए थे उस सेपरेशन की प्रोसेस को हम निकिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये सेगमेंट हमें मिले हैं, जो कि एक सेगमेंट हमें मिले हैं, इनके बीच में गैप क्रिएट होता है। ये गैप क्रिएट करता है अनवाइंडेज एंजाइम। गैप इसलिए क्रिएट करता है ताकि जो इसके सेगमेंट हैं वो इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफर हो सके एंड इसके जो सेगमेंट है वो इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफर हो सके। तो इसके जो सेगमेंट्स हैं जब सेगमेंट ब्रेक डाउन होंगे और इनके बीच में गैप आ जाएगा तब इसके सेगमेंट्स इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफर होंगे एंड इस क्रोमोसोम के सेगमेंट्स इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफर होंगे। मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स एक क्रोमोसोम से दूसरे कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं एंड कुछ कैरेक्टर्स इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्रॉसिंग ओवर दो क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स के एक्सचेंज से होता है। क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स और इनके ये दो
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स पहले ब्रेकडाउन होते हैं, उनके बीच में गैप आता है और ये सेगमेंट एक दूसरे के क्रोमोसोम के साथ में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इसी रिप्लेसमेंट प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें कैरेक्टर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, जब ये सेगमेंट ब्रेकडाउन होंगे तो एक दूसरे के साथ में ये सेगमेंट का चेंजेस करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब हम बात करेंगे डिप्लोटिन सबफेज के बारे में कि डिप्लोटिन सबफेज के अंदर में क्या क्या चेंजेस के साथ में कंबाइन क्यों होते हैं, बिकॉज उनके बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हमें डिप्लोटिन स्टेज के अंदर या डिप्लोटिन सबफेज के अंदर जब सेल एंटर करती है तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन जिसने साइनेप्सिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प की थी, वो यहाँ पर आने के बाद में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब जब दो क्रोमोसोम जिस प्रोटीन के द्वारा ही अटैच थे, अगर वो ही डिज़ोल्व हो जाता है तो उससे होगा क्या, उससे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स का एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुई थी तो वहाँ पर सेगमेंट्स का एक्सचेंज हुआ था। तो क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स को छोड़कर जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद में भी उस स्टेज को बोलते हैं चियस्माटा स्टेज। चियस्माटा स्टेज में क्या होगा कि वो पॉइंट्स जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुई है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच रह जाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को हम चियस्माटा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो चियस्माटा स्टेज होती है वो टर्मिनल और इंटरस्टेशियल कैसी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पर जो पॉइंट अटैच हैं उस अटैचमेंट पॉइंट को हम चियस्माटा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि जब अटैचमेंट हो जाती है, लास्ट अटैचमेंट होनी थी वो रह जाती है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको क्रॉस लाइक, रिंग लाइक या चेन लाइक हम चियस्माटा स्टेज बोल देते हैं। ठीक है, डिप्लोटिन जो फेज होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, और खासकर एनिमल्स के केस में ये ज़्यादा एक्टिव होती है। प्लांट्स के केस में भी ये एक्टिवली शो करती है, अपनी एक्टिवनेस शो करती है, बट एनिमल्स के केस के अंदर ये हाईली एक्टिव होती है। और इसका मेजर एक्टिव पार्ट हमें देखने को मिलता है oocytes के अंदर। oocytes के अंदर जो गैमेटिक ग्रोथ होती है वो मेजरली हमें डिप्लोटिन फेज के अंदर देखने को मिलती है, और जो इसके अंदर ग्रोथ होती है, गैमेटिक ग्रोथ होती है, वो मंथ से लेके ईयर तक कंप्लीट होती है। इसमें मंथ का भी टाइम लग सकता है या फिर ईयर का भी टाइम लग सकता है, और अपने इस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में डिप्लोटिन फेज के अंदर oocytes अपनी गैमेटिक ग्रोथ को शो करते हैं। कुछ oocytes के अंदर ये ईयर तक का टाइम भी लेते हैं। एक डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है वो डीकंडेंस फॉर्म होता है डिप्लोटिन क्रोमोसोम का। जैसे कि हमने यहाँ पे डिप्लोटिन क्रोमोसोम की डिस्कस किया है, तो डिप्लोटिन क्रोमोसोम्स जब खुद को डीकंडेंस कर लेता है उस टाइप के क्रोमोसोम को बोलते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट सबफेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि जो चियस्माटा स्टेज थी वो अब क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो चियस्माटा है वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल एंड इंटरस्टेशियल। तो जो इंटरस्टेशियल है या फिर जो टर्मिनल है उसमें क्या होगा, जो चियस्माटा स्टेज है या जो पॉइंट्स जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुआ था वो पॉइंट्स अब एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है एंड की तरफ उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो चियस्माटा स्टेज है वो क्रोमोसोम्स के एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो बाइवेलेंट सैटेलाइट्स हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोलस के साथ में कंबाइन होती है फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए ये न्यूक्लियोलस के साथ में कंबाइन होंगी।
उसके बाद में क्या होगा कि न्यूक्लियोलस है वो अल्टीमेटली डिजेनरेट हो जाता है एंड न्यूक्लियोलस के साथ में ही न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऐसा होता क्यों है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलस है वो डिसइंटीग्रेट या डिजेनरेट होने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद में इस कंप्लीट सेल का डिवीजन अभी पेंडिंग में है, तो मेटाफेज फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा जैसे ही डाइकाइनेसिस सब फेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने प्रोफेज फर्स्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Don't forget to press the bell icon for early notifications, and you can watch all the cell biology videos on cell biology playlist in my YouTube channel, and you can take notes from esciencezone.com. आप यहाँ से रिटर्न नोट्स भी ले सकते हैं सेल बायोलॉजी के, और सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट से आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जितने भी वीडियोस हैं या फिर सेल डिवीज़न की जितनी भी वीडियोस बनेगी आप सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं।